क्लास इन पार्ट 2। अब हम लोग इस पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे स्टार्टिंग विद द टॉपिक द राइज ऑफ द जोतदार। तो आप देखोगे कि ज़मींदार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना जोतदार का एक प्राइड की बात थी, है ना। उनको क्योंकि परेशान करना था, तो वो परेशान करेंगे तो ब्रिटिश ज़मींदार को परेशान करेंगे इस वजह से। और इससे क्या होगा कि ज़मींदार का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। तो एवरीबडी वांटेड कि एक दूसरे का इन्फ्लुएंस को कम करना। तो आप देखोगे कि वाइल मेनी ज़मींदार्स वर फेसिंग अ क्राइसिस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अ ग्रुप ऑफ रिच पेजेंट्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन विलेजेस। रिच पेजेंट्स तो ये क्या थे, जो फार्मर्स, जो एक जैसे एक ज़मींदार के पास क्या था, उसके पास तो कई सारे विलेजेस थे, मल्टीपल विलेजेस अप टू 400 उसके अंडर आते थे। बट विलेज में भी कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट रिच पर्सन तो होगा, है ना। तो वही होते थे रिच पेजेंट्स, दैट मीन्स जोतदार की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप देखोगे कि फ्रांसिस बकनन के सर्वे में दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास ऑफ रिच पेजेंट्स नोन एज जोतदार। तो फ्रांसिस बकनन ने सर्वे किया था दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इन्होंने बताया कि जोतदार जो होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी गांव में चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी कि जो जोतदार होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड होगा, सेवरल थाउजेंड एकर्स, है ना। इतनी ज़्यादा उनके पास लैंड होगा। फिर वो उनका कंट्रोल लोकल ट्रेड पर भी होगा, क्यों? क्योंकि वो विलेज को चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो विलेजेस में जो लोकल ट्रेड होगा, ज़मीन होगी, वहाँ पे मनी लेंडिंग होगी, ये जोतदार ही करेंगे और इसी से इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। तो जो भी रीजन में उस जगह पर पुअर कल्टिवेटर्स होंगे, स्मॉल कल्टिवेटर्स होंगे, वो इनके पास आएंगे कि आप हमें लोन दे दीजिए, हम अपने एग्रीकल्चर में चीज़ें करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो वो इन्हीं के पास लोन लेने के लिए आएंगे। तो जो लोकल लेवल पे आप देखोगे कि जोतदार भी कई बार इनके पास कोई जोतदार ऐसे होते जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर का रोल प्ले करते थे। गांव में ये लोग सबको लोन देते थे और फिर उनसे डबल ट्रिपल और मल्टीपल टाइम्स में इंटरेस्ट के नाम पर सारे पैसे वापस लेते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पावर थी जोतदार की वो बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों की जो लैंड ये लोग क्रॉप ग्रो करते थे वो शेयर क्रॉपर्स के थ्रू, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स के थ्रू मतलब अधियार्स या बर्गदार की ये लैंड है, जोतदार ने कहा तुम इस लैंड को ग्रो करो, इस लैंड पे क्रॉप ग्रो करो और इसका 20% प्रोड्यूस जो भी होगा वो तुमको देंगे, 80% मेरा रहेगा क्योंकि लैंड मेरे को बिलोंग करती है। इस तरीके से जैसे कहते हैं बटाईदार, आपने सुना होगा ये गाँव में, इन यूपी वे से बटाईदार। तो जो अपना लेबर लेकर आते थे खेत इसमें काम करने के लिए चीज़ों को, और उसके बाद जो प्रोड्यूस होती थी वो जोतदार को दे देते थे और जितना शेयर उनके लिए डिसाइडेड होता था वो उतना अपना ले लेते थे। अभी भी गांव में होता है कई जगह पर कि गांव में आपकी ज़मीन है, आप लोग गांव नहीं जाते होगे, तो फादर और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं कि गांव में बटाईदार को दे दिया, बटाईदार, है ना। तो वो क्या करता है, वो पूरे खेत की संभालता है, पूरे खेत को उसको रखवाली करता है, चीज़ें क्रॉप ग्रो करता है, पानी देता है, प्लोइंग एंड टिलिंग सब कुछ करता है और उसका फिक्स कर देते हैं कि 20% 30% जो भी चीज़ें हैं वो उसको दे दिया, शेयर कर लिया। इस तरीके से देखोगे कि जोतदार के पास हार्वेस्ट आ जाता था, तो इनके पास कई सारी लैंड होती थी, तो इससे ये पूरा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे कि लोगों को बुलाया कि तुम यहाँ पर काम करो मेरे लिए और तुमको इतना % देंगे। फिर आप देखते हो कि जो विलेजेस में पावर ऑफ जोतदार थी वो ज़मींदार से ज़्यादा इफेक्टिव थी। अब वही सिंपलर चीज़ जो ब्रिटिश और ज़मींदार के कंपैरिजन में था, आप देखोगे कि ज़मींदार और जोतदार के बीच में भी वही सिमिलर चीज़ें थी। क्या? ब्रिटिश एक बड़ा सा रीजन कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया कि ज़मींदार 1, ज़मींदार 2, ज़मींदार 3 एंड ज़मींदार 4 को दे दिया, ठीक है, ये चीज़ दे दी। अब ज़मींदार इस रीजन को कंट्रोल कर रहा है, इसमें नीचे विलेज जोतदार कई सारे हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस ब्रिटिश का उस ज़मींदार के एरिया में उतना नहीं होगा जितना ज़मींदार का होगा। ज़मींदार का इन्फ्लुएंस उस गांव में उतना नहीं होगा जितना जोतदार का होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी सिमिलर लाइंस पर। तो ज़मींदार क्या करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़मींदार हर गांव में तो जा नहीं पाएंगे ना, हर गांव में रहेंगे, तो जो मैक्सिमम कंट्रोल था वो जोतदार का ही था क्योंकि वो गांव में ही रहते थे, ठीक है, या फिर आसपास रहते थे। फिर उनको जो है कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल था विलेजेस में पुअरर सेक्शंस के ऊपर, क्योंकि वो वहीं पर रह रहे हैं ना। तो दीज पीपल आर अवेयर कि किसको किस चीज़ की नीड है, उस तरीके की हेल्प करना, उस चीज़ का यूज़ करके एक्सप्लॉइट करना, ये सारा काम जोतदार करते थे। तो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं, दोनों ये। फिर आप देखोगे कि
जो यहाँ पर ज़मींदार थे ना, तो ज़मींदार की अथॉरिटी को ये लोग रेजिस्ट भी करते थे। क्यों रेजिस्ट करते थे? इसलिए क्योंकि इनको पर्पस था हमारा गांव है, हमारा रूल चलेगा, यहाँ पे ज़मींदार का रूल नहीं चलेगा। तो इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। दे रेजिस्टेड एफर्ट्स। अब किस तरीके से करते थे? तो आप देखो, ज़मींदार्स टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज, प्रिवेंटेड ज़मींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, मोबिलाइजिंग रेयोथ हु वर डिपेंडेंट ऑन देम एंड डिलिबरेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द ज़मींदार। तो ज़मींदार को किस तरीके से ये लोग रेजिस्ट करते थे, मतलब ज़मींदार के अगेंस्ट कैसे काम करते थे कि जो भी गांव के लोग हैं जो इनका खेत में काम करते हैं, रेयोथ होते हैं जो, तो रेयोथ सिस्टम में जो रेयोथ थे, जो पेजेंट्स थे जो इनके लिए काम करते थे, उनको मोबिलाइज करना कि तुमको ज़मींदार को पेमेंट नहीं करनी है, तुमको पेमेंट नहीं करनी है, वो तुम्हारे साथ क्या कहते हैं, बदसलूकी करते हैं, दे बिहेव विद यू इन अ वेरी डेरोगेटरी मैनर, और सिर्फ तुम लोगों से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्रिटिश को देने के लिए, इस तरीके की चीज़ें, है ना, ताकि ज़मींदार का इन्फ्लुएंस कम हो पाए। जब ज़मींदार के ऑफिशियल्स आएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा कि नहीं, तुम अंदर गांव में नहीं जा सकते हो, तुम रेवेन्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ों से वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते थे और ज़मींदार के इन्फ्लुएंस को दे यूज़ टू डिनाई। फिर आप देखोगे कि जब ज़मींदार की एस्टेट को ऑक्शन ऑफ किया जाता था ना, तो जोतदार सबसे पहले आते थे खरीदने के लिए, जिनके पास पैसा होता था। अब आप देखोगे कि जो बड़े बड़े जोतदार थे, जिनके पास सेवरल थाउजेंड एकर्स ऑफ ज़मीन थी, तो उनके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आता था। तो अगर किसी ज़मींदार की ज़मीन को या स्टेट्स को बेचा जा रहा है ब्रिटिश में टाइम में, तो सबसे पहले जोतदार आते थे कि हम इसको खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता था, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और ज़मींदार जो थे एग्जिस्ट करते थे उनसे ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जोतदार जो थे वो बहुत पावरफुल इमर्ज होते थे आफ्टर ज़मींदार्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़मींदार से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। तो इन नदर्न बंगाल आप देखोगे कि दीज वर दी मोस्ट पावरफुल पीपल, है ना। रिच पेजेंट्स एंड विलेज हेडमैन भी जो थे वो कमांडिंग फिगर्स थे। बट आपको देखना पड़ेगा कि जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स ज़्यादा होंगे, जिसके पास लैंड ज़्यादा होगी, दैट पर्सन विल बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। क्योंकि आपको पता है पैसा ज़्यादा होता है तो पावर भी उसी से आपको मिलती है। लैंड ज़्यादा होगी तो भी आपकी पावर वहीं से, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी सिमिलर लाइंस पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ जगह पर आपको देखोगे कि उनको हवलदार बोलते थे, है ना, कई जगह गंतीदार या फिर मंडल भी बोलते थे। तो इस तरीके से आपको इनके मल्टीपल नेम्स देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इन MCQ दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि जोतदार्स वर ऑल्सो नोन एज, तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, मंडल दे दिया, है ना, क्या कहते हैं, आपको 3-4 ऑप्शंस और दे दिए इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि हवलदार, जिसको हवलदार बोलते हैं, हौलदार, है ना, हौलदार करके बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, बट हवलदार वाला ही सेंस है। फिर गंतीदार्स एंड मंडल्स, तो यही इन लोगों को बोला जाता है। अब आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है पुलिस अथॉरिटी से, जो आजकल का कांस्टेबल को बोलते हैं। ये चीज़ें वहीं से ली गई हैं। जो पास टाइम पे ज़मींदार के ऑफिशियल्स होते थे वो चीज़ों को देखते थे, वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे पुलिस सिस्टम में, तो उनको हवलदार बोलते थे, जिनके हवाले है सिस्टम, है ना, हवाले, जिसके अंडर अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा, तो काइंड ऑफ उस तरीके से हवलदार, तो वही वाला सिस्टम था। अब वो उसको इस लैंग्वेज इसमें यूज़ कर लिया गया है। तो ये सिमिलर चीज़ है, बस उस समय ज़मींदार के अंदर होता था, अब पुलिस सिस्टम के अंदर है। तो उनकी आप देखोगे कि इनकी वजह से ज़मींदार अथॉरिटी जो है कम हो जाती थी। देन ज़मींदार्स रेजिस्ट, फिर आप देखोगे कि जैसे ही ज़मींदार की अगर अथॉरिटी कम होगी तो वो अपनी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए चीज़ें करेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ ज़मींदार्स रेजिस्टेड दी अथॉरिटीज़। तो अब हम देखेंगे कि ज़मींदार्स ने कैसे रेजिस्ट किया आपके जोतदार को और ब्रिटिश को भी साथ साथ में, है ना, क्योंकि उनको था कि ब्रिटिश हमारी इन्फ्लुएंस को कम करेंगे और जोतदार विलेज लेवल पे इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो वी ऑल्सो नीड टू डिवाइस सम न्यू स्ट्रैटेजी सो दैट वी कैन मेंटेन आर होल्ड ओवर ज़मींदारी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज़मींदार्स की अथॉरिटी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि कई जगह पर ऑब्वियसली विलेजेस में पता था कि इतने सारे विलेजेस के जो लैंड ओनर हैं वो ज़मींदार हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि कई बार इनको रेवेन्यू की हाई डिमांड जो होती थी फ्रॉम ब्रिटिश एंड पॉसिबल ऑक्शन सिस्टम जो था, तो उसको बचने के लिए, हाई रेवेन्यू डिमांड से बचने के लिए, ताकि इनको इतना ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़े, इन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। जैसे वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी एग्जाम्पल में, फिक्टिशियस सेल, कि अगर ज़मींदार की
ज़मींदारी किसी और को सेल ऑफ करी जा रही है बाय ब्रिटिश, तो ज़मींदार क्या करते थे, अपने ही लोगों को वहाँ भेज देते थे और उनसे कहते थे कि तुम लोग इसको खरीदोगे, वापस से ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, उनको पैसा दे दिया, उनको चीज़ें दे दी, इस तरीके से उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो अब राजा ऑफ बुर्दवान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड द प्रॉपर्टी ऑफ women वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो उस सॉरी तो आप देखोगे कि ज़मींदार जो थे, ज़मींदार को ने क्या किया, सबसे पहले एक और स्ट्रैटेजी निकाली कि विमेन की जो प्रॉपर्टी होती थी, ब्रिटिश ने कहा था कि विमेन से प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, तो उसने दिमाग चलाया कि कुछ प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी, तो वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ होने से बच जाएगी, ऑक्शन ऑफ होने से बच जाएगी। फिर दूसरा क्या करते थे कि जो अपने एजेंट थे, जो इनके सर्वेंट्स थे, उनको भेज दिया ऑक्शन में और वो लोग हाई बिडिंग लगाकर चीज़ों को ख़रीद ले रहे हैं वापस से इन्हीं के पास, तो पैसा भी इनके पास ही आ गया एक तरीके से, और जो है ज़मीन भी आ ही गई। फिर आप देखोगे कि जो रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी था उसको रोक लेते थे, अनपेड बैलेंसेस को बढ़ने देते थे, है ना, कि डिमांड रेवेन्यू ने रेवेन्यू डिमांड अगर कंपनी ने करी है तो उसको हम तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे कि सनसेट के बाद ही पेमेंट कर दिया, ऐसा हो जाएगा। जानबूझ के डेलिबरेटली डिले करते थे पेमेंट, ये दिखाने के लिए दैट कि हमारे पास अभी भी अथॉरिटी है, हमारे पास पेमेंट नहीं है, कुछ भी एक रीज़न हो सकता है, बट इनका ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव था, इसका जो बैकग्राउंड था कि अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए। फिर आप देखोगे कई बार क्या होता था कि दे रिफ्यूज़ टू पे दी परचेज मनी सो दैट द स्टेट हैड टू बी रीसोल्ड। अब क्या होता था कि जब स्टेट ऑक्शन ऑफ हो गई, स्टेट जब ऑक्शन ऑफ हो जाती थी तो क्या करते थे कि मान लीजिए स्टेट का प्राइस इन लोगों ने, ब्रिटिश ने रखा है कि 1,000 रुपये में ये सबको मिल जाएगी। अब इनके सर्वेंट्स और एजेंट्स जाएंगे, वो कहेंगे कि हम 2,000 लेंगे, 3,000 लेंगे, ठीक है, इस तरीके का करेंगे ऑक्शन। जब 2 और 3,000 करेंगे तो जो बाकी जो लोग ऑक्शन में आए हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल लीव राइट अवे और ये चीज़ इनके सर्वेंट को मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत दिमाग लगाया, क्या दिमाग ये लगाया कि इनके पास एक्चुअली में इतना पैसा होता ही नहीं था, ये बस लोगों को हटाने के लिए कि ये ऑक्शन से लोग चले जाएं। पर तो पता चला जब सर्वेंट ने लिया तो उससे ब्रिटिश ने जब डिमांड किया कि लाओ आप 2,000 रुपीज़ लाओ, तो इसने कह दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं तो फिर से पता चला ऑक्शन हो रहा है। इस तरीके से चीज़ों को डिले करना, लगातार करने से क्या होता था, डिले होता था और इनकी ज़िम्मेदारी कहीं नहीं जाती थी और इन दी एंड ब्रिटिश इन्हीं को वापस कर देते थे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि लो प्राइस पर ज़मींदार अपनी ज़मीन खुद ही वापस ले लेता था ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश भी वो परेशान हो जाते थे कि इतनी बार ऑक्शन कर रहे हैं, कोई बायर नहीं आ रहा है और जो बायर है उसके पास पैसा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग क्या करते थे कि ठीक है तुम अपनी ज़मीन वापस ले लो, इतना अमाउंट दे दो। तो क्या हुआ कि अक्रूड अमाउंट, मतलब जो कलेक्टेड अमाउंट था जिनको पे करना चाहिए था, 10,000 हो गया। ठीक है, ब्रिटिश को लगा कि हम इतना कलेक्ट कर लेंगे, तो इसीलिए ऑक्शन कर रहे थे, बट ऑक्शन में इनको इतना मिला ही नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे कहते थे कि अच्छा ठीक है तुम 2,000 3,000 दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वापस से अपनी ज़मीन ले सकते हो। तो ये इनकी सब टैक्टिक्स थी, इनकी ट्रिक्स थी। तो ज़मींदार ने कभी इस टैक्टिक के यूज़ करके कभी ही फुल रेवेन्यू पे ही नहीं किया और कंपनी को कभी अपने रिकवर्ड बैलेंस रिकवर ही नहीं कर पाए जो बचे हुए थे, है ना, जो अमाउंट पेंडिंग था वो कभी कंपनी रिकवर ही नहीं कर पाती थी। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि 4 बिग जमींदारीज ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग बुर्दवान मेड बेनामी परचेजेस कलेक्टिवली यील्डेड एज मच एज ₹30 लाख एंड ऑफ द टोटल सेल्स एट द ऑक्शंस ओवर 15% वर फिक्टिशियस। तो 4 बड़ी ज़मींदारी को ऑक्शन ऑफ किया गया ब्रिटिश टाइम पर 30 लाख्स में, है ना, उनसे। बट आपको पता है इन सेल्स में फिक्टिशियस सेल्स थी कि इनके ज़मींदार के ही एजेंट्स और सर्वेंट्स ये चीज़ें खरीद रहे थे ताकि हम आगे चीज़ों को रोक सकें। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन फिर आप देखते हो कि अलग अलग वेज क्या होते थे कि कई बार ज़मींदार ने अपने एजेंट्स भेजे तो उनसे ज़्यादा किसी ने अगर बोली लगा ली और ज़मींदार की ज़मीन को ख़रीद लिया किसी और बिडर ने, तो ये लोग क्या करते थे, उसके पास जाते थे क्योंकि वो नया इस एरिया में होगा या फिर दूसरी जगह से आएगा, तो वो पोजीशन नहीं ले पाता था। क्यों? क्योंकि ज़मींदार के लोग लठियाल्स, द पीपल वील्डिंग लाठी, जिनके पास लाठी होती है, लठियाल्स, जो लाठी होल्डर, है ना, जिसको आप बोलोगे लाठी होल्डर, तो वो क्या करते थे, लठियाल्स इनको अटैक करते थे, जो है जो नया बिडर होता था, जो नया बायर होता था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे ज़मींदार के। तो इस तरीके से भी ये लोग अपनी ज़मीन बेच भी दी, फिर भी उसके बाद वो ज़मीन वो कोई और पोजेस नहीं कर पाया और इन्होंने वापस अपनी ज़मीन ले ली। ठीक है, इस तरीके से ये लोग लॉयल थे आपके
ज़मींदार के लिए, क्योंकि ज़मींदार को ये कंसीडर करते थे एज राजा और अपने आप को कंसीडर करते थे ज़मींदार की प्रजा। ठीक है, तो इसीलिए इनको लगता था कि ज़मींदार जो है वो हमारा राजा है और उसकी जो ज़मीन है वो उसी के पास रहनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को जानता है, हम लोगों के लिए काम करता है, तो जब तक वो रहेगा तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर आप इस तरीके से देखोगे कि फिर क्या होता है 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में प्राइसेस जो है ठीक धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, और फिर उससे बाद क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स हुई थी कि लो प्राइसेस है ना, पावर अथॉरिटी कम हो रही है और रेवेन्यू ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ इन लोगों ने ट्रबल का टाइम सर्वाइव कर लिया 1790s के बाद, तो इनको क्या हुआ कि रूल जो रेवेन्यू पेमेंट के रूल थे वो फ्लेक्सिबल बन गए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये सारी अराइज हुई, तो ब्रिटिश को भी पता चला कि हमारे रेवेन्यू डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो हमको भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब प्राइसेस धीरे धीरे सही होने लगे तो फ्लेक्सिबल डिमांड की तरफ वो लोग बढ़ने लगे। ठीक है, तो आप इससे ये देखोगे कि जब फ्लेक्सिबल डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या हुआ कि ज़मींदार की पावर और ज़्यादा बढ़ गई। लोगों को लगा हाँ देखो क्या कहते हैं, इन्होंने पेमेंट भी नहीं करी और अब रेवेन्यू भी कम हो गया है, फ्लेक्सिबल भी हो गया है, तो इसका मतलब ज़मींदार एक अथॉरिटेटिव फिगर है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट चीज़ें कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हो ना, ओवरऑल जब पिक्चर बनती है तो उसमें ज़मींदार की पावर इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, और फिर ये अंटिल 1930s तक रहती है, 1930s तक। अब आप सोचो 1790s से 1930s तक ज़मींदार पावर कंट्रोल करते हैं। फिर 1930s में आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट करता है चीज़ों को, प्रोड्यूस को, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, है ना, वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर जो दर आते हैं तो वो 1930s की बात अलग है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अनदर चैप्टर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ज़मींदार और जोतदार की पावर्स कैसे कंसोलिडेट हुई, कैसे ज़मींदार ने अपनी पावर्स को मेंटेन रखा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर ख़त्म होती है। नाउ इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 में। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टोरी के फॉर्म में समझने से यही रहता है कि आपको एक स्टोरी पता चल जाती है, देन यू कैन राइट आंसर्स ऑन योर ओन। आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर मिल जाती है तो आप बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो। सो थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।